ओके दोस्तों, तो यहां पर क्या बोला है, जो मेरा अर्थ पे एक टनल है, पूरा मैंने सेंटर पे थ्रू खोद दिया हूं, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली टनल जो है मेरा डायमीटर है, ठीक है ना। एंड टनल इज वेरी थिन, जो मेरा कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो अब मैं टनल का एक एंड से मैं एस्केप वेलोसिटी के साथ, जो अर्थ का सरफेस का एस्केप वेलोसिटी है, उतने वेलोसिटी से अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो अर्थ के सेंटर को रीच करने में इसको टोटल कितना टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, याद है सबको, उम्मीद है। सिंपल सा फंडा होता है, जो हमारा माइनस जी एम ई एम बाई आर ई प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज 2gm by re, that is the escape velocity we are looking for, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में एस्केप वेलोसिटी होने वाली है। प्रीटी ट्रिवियल, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। अब ये एस्केप वेलोसिटी से मैं जब प्रोजेक्ट करूंगा, अच्छा एक चीज तो मैं जानता हूं, जो इनसाइड टनल it will execute SHM। टनल के अंदर तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। कोई भी अगर जनरल डिस्टेंस यहां पर x पर है, वो मान लो कोई भी जनरल डिस्टेंस अगर x पर होता है, तो यहां पर फोर्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम ई, ठीक है, जी एम ई एम बाई आर ई क्यूब इंटू एक्स टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द रेस्टोरिंग इन नेचर, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सिलरेशन, एम इज गॉन, तो एक्सिलरेशन जो आएगा दैट विल बी जी एम ई बाई आर ई क्यूब इंटू एक्स, दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा जो ओमेगा होता है यहां पर दैट इज अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई क्यूब। बट देखो, अगर मैं डायरेक्टली छोड़ देता तो आंसर t/4 आता। अगर मैं केवल डायरेक्टली छोड़ देता मान लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हमारा टोटल ये दोनों एंड के बीच में हमारा ये SHM करता, तो t/4 वो आता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हमारा वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरा 0 नहीं दिया हुआ है। तो ये अगर मेरा वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू मॉडिफाई द एम्पलीट्यूड। वी हैव टू मॉडिफाई द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, तो ये एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। बहुत सिंपल सी बात है, ये वाले पॉइंट पे जो हमारा टोटल एनर्जी इनिशियली है, जो मेरा टोटल एनर्जी इनिशियली है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम बाई आर ई प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली बात है, वहीं से तो डिराइव करके लाया हूं, तो हमारा टोटल एनर्जी जो है वो हमारा 0 है। अच्छा, एट सेंटर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो हम जानते हैं सरफेस का 3/2 टाइम्स होती है, तो माइनस GEM बाई RE। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी
सेंटर पे, दैट विल बी 3/2 एंड ट्राई टू रियलाइज ये जो है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ m सेंटर का वेलोसिटी स्क्वायर। तो सेंटर पे जो वेलोसिटी हमारे पास आएगा दैट विल बी अंडर रूट 3gme बाई RE। सेंटर पर जो वेलोसिटी हमारा आएगा दैट विल बी 3gme बाई RE। ठीक है, बट ये तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है। सो जो हमारा एम्पलीट्यूड है a इंटू जो हाइपोथेटिकल एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, राइट। ये अगर हम सोच रहे हैं ये जो SHM हमारा अभी बनेगा उसका करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है क्या, तो A इंटू ओमेगा मस्ट बी इक्वल्स टू VC। तो A इंटू अंडर रूट GME बाई RE क्यूब is equals to VC, that will be under root 3gme by RE। तो मेरे पास इसको सॉल्व करते हुए A जो आ जाएगा that will come out to be √3 into RE। ये जो आ जाएगा that will be equals to √3 into RE। एंड नाउ यहां पर अब हम फेजर जो है वो बनाने वाले हैं। लेट्स कंस्ट्रक्ट द फेजर। सो मेरे पास ये फेजर जो है दैट इज ऑफ द रेडियस √3 RE, और इनिशियली जो ये यहां पर है ये तो मेरा RE सेपरेशन पर है। तो यहां पर जो एंगल हमारा बनेगा थीटा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/√3। साइन थीटा जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी 1/√3। ठीक है, सो इतना एंगल हमें कवर करना है। सेंटर पे आना पड़ेगा तो इतना एंगल कवर करना पड़ेगा। तो थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो टोटल टाइम जो होगा दैट विल बी थीटा बाई ओमेगा, दैट विल बी थीटा बाई ओमेगा। सो दैट विल बी अंडर रूट RE क्यूब by GME sine inverse 1/√3. So that is the total time that is going to be taken by the particle to reach the center of the earth. Okay? Okay दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं क्या बोला है। यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m, और उस ब्लॉक के साथ दो इलास्टिक कॉर्ड लगा हुआ है। एक का एंड जो है वो यहां पर इस वॉल पे है और दूसरे वाले का एंड यहां पर है। ब्लॉक जो है वो एकदम एक एंड पर रखा हुआ है। तो ये वाला इलास्टिक कॉर्ड तो हमारा स्ट्रेच्ड है और ये वाला पूरा का पूरा हमारा स्लैक फॉर्म में बैठा हुआ है राइट नाउ। दोनों का जो नेचुरल लेंथ है वो है हमारा L, और दोनों का जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है मेरा 2mg। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा कितना होगा? अच्छा ध्यान दो, मैं यहां से डिस्टेंस को अगर x बोलता हूं तो x अगर मेरा 0 to L लाई करे तो ओनली राइट कॉर्ड विल बी एक्टिव,
जब तक मेरा ना ये नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा तब तक इलास्टिक कॉर्ड तो कॉम्प्रेशन दे ही नहीं सकता है, तो लेफ्ट कॉर्ड का हमारा कोई गेम ही नहीं होगा। मेरा केवल और केवल राइट कॉर्ड जो है वही तो हमारा एक्टिव रहने वाला है। एक से जहां पर लाई करेगा 2L से 3L के बीच में, ये आगे जब चलता जाएगा, बीच में एक जोन आएगा जहां पर दोनों हमारा एक्टिव होगा, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वापस ये दूसरा वाला एंड पे तो डेफिनेटली जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही 2L को पार करेगा तुरंत राइट वाला कॉर्ड अब कंप्रेस होगा, तो ओनली द लेफ्ट कॉर्ड will be active। राइट कॉर्ड का गेम ही नहीं आएगा, केवल और केवल जो हमारा लेफ्ट कॉर्ड है वही हमारा एक्टिव होगा। और L में X जब मेरा लाई करेगा L से 2L, both will be active। दोनों के दोनों हमारा एक्टिव होने वाला है। ठीक है, ओके, तो एक एक करके एनालाइज करना चालू करते हैं। तो अच्छा बाय द वे ये दोनों ध्यान देना, दिस टू आर सिमिलर केसेस। मैं एक को एनालाइज कर लूंगा तो दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा टाइम जो है वो दोनों में बेसिकली एग्जैक्टली सेम लगने वाला है। ये वाले के लिए टाइम अगर T1 है तो ये वाले के लिए भी टाइम T1 ही होने वाला है, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सिमेट्रिक केस हमारा बनने वाला है। अच्छा, अगर मैं पहले केवल वो एनालाइज करूं जब मेरा ओनली राइट कॉर्ड इज एक्टिव, हम केवल वो वाला पॉइंट को एनालाइज करें जहां पे केवल और केवल मेरा राइट कॉर्ड जो है वही मेरा एक्टिव है। तो राइट कॉर्ड अगर मेरा एक्टिव हो रहा है तो इन दैट केस ध्यान देना, इसका नेचुरल लेंथ तो मेरा L पे है और ये वाला पॉइंट मेरा स्टेशनरी है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा that will be equals to 2L। that will be equals to 2L। ठीक है, एंड मेन पोजीशन यहां पर है। मैं अगर फेजर बनाता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर मैं फेजर बनाता हूं तो ये वाले मेन पोजीशन के अबाउट मेरा फेजर जो है वो ये 12 लेंथ का मेरा फेजर बनेगा। ठीक है, तो यहां से अपना जर्नी को चालू करेगा और जर्नी को चालू करते हुए जब मेरा x का वैल्यू L पहुंचने वाला है, ठीक है, x का वैल्यू L पहुंचने वाला है, यहां पर वो उतर जाएगा इसमें से। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो मेरा थीटा होगा दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा हमारा यहां पर 30 डिग्री है, तो ये जो उसने एंगल कवर किया है इसमें, इस वाले फेजर में, दैट विल बी 60 डिग्री और यहां पर है मेरा ओमेगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट के बाई एम, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट 2g बाई एल। तो 60 डिग्री का एंगल कवर करना है, तो ये वाले पे जो मेरा टाइम लगेगा t1 और जो कि राइट वाले पार्ट के लिए t3 भी है, दैट विल बी
पाई बाई 3 अंडर रूट L बाई 2G। मेरे ख्याल से ये चीज पहले समझ में आ गया है, राइट। अच्छा, इस टाइम पे हमें एक चीज फाइंड करना है, जो वेलोसिटी ऑफ m एट x इक्वल्स टू L कितना होने वाला है। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, हाफ k 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k into L square. So this is gone. तो mv square 3kL square ये मेरे पास आ जाएगा। mv square will be 3kL square। तो यहां पर अगर मैं पुट कर दूं k का वैल्यू, तो mv square equals to 6mg L, mm gone, तो v is equals to रूट ओवर 6gl। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही L और 2L के बीच में आएगा, तो x बिलोंग्स टू L टू 2L, यहां पर हमारा बोथ कॉर्ड्स एक्टिव होगा, और नेट फोर्स को जीरो करना है तो दोनों के दोनों इलास्टिक कॉर्ड पे इलोंगेशन वहां पे हमारा इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा मीन पोजीशन होगा, दैट मीन पोजीशन विल बी x इक्वल्स टू 3L/2। And now we have to find the amplitude। ये जो अब मेरा हाइपोथेटिकल मोशन हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उस एम्पलीट्यूड को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर जो मेरा राइट नाउ सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार का है या नहीं, दोस्त ध्यान देना। ये वाला स्प्रिंग नेचुरल लिंक पे है, और ये वाला स्प्रिंग पे, ये तो अपना नेचुरल लिंक पे है, और ये वाले पे जो हमारा इलोंगेशन है वो हमारा L है, और वहां पर इसका वेलोसिटी v है। ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर आएगा, जब ये अपना मीन पोजीशन पर आएगा, और ये पोजीशन यहां से L/2 दूरी पर है। सो हाफ k L स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, that is the energy. So that will be equals to half m Vmax square plus 2 into half k L/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास सिंपली यहां पे हाफ तो काट दो। सो m Vmax square is equals to mv square 6mgl plus kl square minus kl square by 2, so that will be equals to plus kl square by 2, and kl square by 2 अगर मैं ध्यान दूं तो k का वैल्यू जो है वो तो मेरा 2mg by l है, 2 gone, so that will be simply equals to 7mgl
एम कैंसल्ड, तो जो मेरा मैक्सिमम स्पीड होगा दैट विल बी √7gl एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा डैश। अच्छा, ये वाले ओमेगा के लिए दोनों स्प्रिंग हमारा पैरेलल पे है, तो इफेक्टिव k जो हो जाएगा वो मेरा 2k हो जाएगा एंड ओमेगा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू √2k/m। सो a √2k/m, तो ये वाले का जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू √m/2k इंटू √7gl। So this is the hypothetical phasors amplitude। अगेन ये हाइपोथेटिकल फेजर है, जस्ट लाइक दिस टनल वाला क्वेश्चन। ये अटेन कभी नहीं होगा, ये अटेन जो है वो तो हमारा कभी भी नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, क्या होने वाला है? सो दिस इज द फेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, नाउ ये वाला फेजर जो है वो मेरा, ये वाला फेजर जो है वो मेरा यहां से L/2 पर चढ़ेगा और यहां से L/2 पर उतरेगा, यहां से L/2 पर चढ़ेगा और यहां से L/2 पर हमारा उतरेगा। सिंपल सी बात है, ये हम लिख सकते हैं, राइट। सो अच्छा, मैं एम्पलीट्यूड को थोड़ा ढंग से लिख दूं पहले। 2k आ गया है, यहां पर mg/l है, तो यहां पर हमारा m और m तो कटेगा और यहां पर हमारा 2 है, तो √7/2 इंटू l। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो वो कवर करेगा फाई, sin phi will be simply equals to 1/√7. So phi will be sin inverse 1/√7. और ऐसे दोनों तरफ phi इसको कवर करना है, तो T2 जो आ जाएगा that will be simply equals to 2 phi divided by ओमेगा डैश। ठीक है, ओके। सो टोटल टाइम क्या आएगा? मैं T1 और T3 तो निकाल चुका हूं, यार नहीं, सॉरी, ये दोनों को मैंने ऐड ऑलरेडी कर रखा हूं। ये इक्वल टू हो रखा है, वो प्लस है, वो इक्वल टू हो रखा है, वो प्लस है, सॉरी। बाकी 30 डिग्री जो है वो तो हमारा π/6 है, तो इंटू 2 किया हूं मैंने, इसीलिए π/3 आया है। सो टोटल टाइम पीरियड जो आएगा दैट विल बी 2 times T1 plus T3 plus 2 times T2. So that will be 2π/3 under root L/g. So that will be 4 into sin inverse 1/√7. एंड यहां पर जो हमारे पास ओमेगा डैश का वैल्यू आ जाएगा, k जो हो जाएगा वो मेरा 2k हो जाएगा, तो दैट विल बी 2, ठीक है, अंडर रूट L/g। तो ये मेरे पास 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। एंड नाउ सिंपली कंप्यूट, यही मेरे पास टाइम पीरियड आ चुका है। ठीक है, सिंपली कंप्यूट एंड गेट द रिजल्ट। ओके दोस्तों, ये पिछले वाले क्वेश्चन के साथ थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है? मेरे पास एक ब्लॉक अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ और स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहां से L दूरी पे और एक स्प्रिंग रखा हुआ है, स्प्रिंग ऑफ 5K। अच्छा, ये 5K के सामने एक बार जैसा है, ये क्या है? अगर मान लो ब्लॉक इसको जाके हिट करके कंप्रेस करना चाह रहा है, तो कंप्रेशन तो स्प्रिंग का हो पाएगा,
लेकिन क्योंकि ये अटैच नहीं है तो ये वाला स्प्रिंग का इलोंगेशन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ओनली कॉम्प्रेशन कैन हैपन। यहां पर इलोंगेशन होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जो केवल और केवल है मेरा कॉम्प्रेशन ही हो पाएगा, इलोंगेशन किसी भी हालत पर नहीं हो पाएगा। ये बात तो मेरा फिक्स है। मैंने अब जो है ये मेरा मास वॉल्यूम को लेफ्ट की तरफ 3K पुश किया और रिलीज किया, एंड वो करने के बाद जो टोटल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वो मेरा कितना होने वाला है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, एक से बिलोंगिंग टू -3L to L only left spring is active। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है मेरा 3L, और जो ओमेगा है दैट इज सिंपली K/M। तो मैं यहां पर एक बार फेजर बना लेता हूं। सो क्या है मेरे पास यहां पे, थ्री से अपना जर्नी को चालू करते हुए ये आएगा सबसे पहले L तक, एंड दिस इज माई एंगल फाई, दिस इज माई एंगल फाई। सो साइन फाई इज इक्वल्स टू 1/3। तो फाई मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अच्छा, इसके बाद ये स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, ये वाला फिजिक्स से एनालिसिस नहीं हो पाएगा। कंप्रेस करेगा, वापस आएगा, जैसे ही यहां पे इलोंगेशन के पोजीशन में आएगा वापस ये वाला स्प्रिंग जो है वो मेरा इनएक्टिव बन जाएगा। वापस यहां से एल से मोशन चालू होगा, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ फेजर दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस इन द होल ऑसिलेशन। ठीक है, राइट। और टोटल एंगल जो कवर होगा, इसमें टोटल एंगल कवर होगा, ऑब्वियस सी बात है, पाई प्लस 2 तो इसके लिए जो मेरा टाइम लगेगा T1 दैट विल बी पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 1/3 divided by omega. So simply we will get under root K M/K into pi plus 2 sine inverse 1/3। ठीक है, right. अच्छा, अब यहां पर जब ये ब्लॉक आके हिट करेगा, यहां पर जब ये ब्लॉक आके हिट करेगा तो वो वाला ब्लॉक पे क्या होने वाला है, वो वाला ब्लॉक पे क्या होने वाला है, उस चीज के बारे में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं एक चीज बोल सकता हूं या नहीं, जब व्हेन x इक्वल्स टू L वेलोसिटी ऑफ m, वो मेरे पास v आएगा, वो मेरे पास v आ जाएगा। एंड उसको अगर मैं निकालना हो, मैं निकाल के रख लेता हूं, पता नहीं चाहिए होगा या नहीं। हाफ K 3L स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ K L स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। सो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8KL स्क्वायर
तो v जो आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 8k बाई m इंटू एल। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नाउ राइट स्प्रिंग also gets active। राइट स्प्रिंग जो होगा वो भी तो हमारा एक्टिव बन जाएगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो क्या है मेरे पास फंडा। पहले तो इसका मेन पोजीशन निकालो। ये वाला स्प्रिंग एल से इलोंगेटेड है, यहां पर कुछ नहीं है। ध्यान देना मेन पोजीशन पे तो दोनों हमारा इलोंगेटेड फॉर्म पे ही स्प्रिंग होना पड़ेगा, तभी तो मेरा नेट जो फोर्स है वो 0 होगा। तो हमारा हाइपोथेटिकल मेन पोजीशन में पहले निकालना चाह रहा हूं, तो वहां पर इलोंगेशन इन 5k मेरा x होगा। तो k में जो इलोंगेशन होगा वो मेरा l माइनस एक्स है। तो ध्यान देना यहां पर मेन पोजीशन वाला जो पॉइंट है उसके राइट से ही ये फेजर में चलेगा, क्योंकि यहां पर तो स्प्रिंग ये वाला मेरा नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, उस टाइम पे तो मेरा फेजर पे चढ़ने वाला है। मेन पोजीशन इसलिए मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं क्योंकि वो पॉइंट कहीं पर गेम पे आएगा ही नहीं। ठीक है, बट फेजर के लिए तो हमें चाहिए होगी। तो 5kx विल बी k इंटू एल माइनस एक्स। सो x विल बी इक्वल्स टू l बाई 6। x जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू l बाई 6। यहां पर हम साफ साफ सबसे पहले देख सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। यहां पर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम का सामना हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट काम बनता है जो व्हाट इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड। सो अगर एम्पलीट्यूड मुझे निकालना हो तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। ध्यान देना, जो फाइनली लेट फाइनल कॉम्प्रेशन इन 5k वो मान लो है हमारे पास x0। ठीक है, सो इलोंगेशन इन k विल बी इक्वल्स टू l प्लस x0। जो हमारा k पे इलोंगेशन होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू l प्लस x0। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट इज जो हमारा इनिशियल एनर्जी है, कहीं पर कोई लॉस तो नहीं हुआ है, k इंटू 3l स्क्वायर हाफ इंटू 5k इंटू x0 स्क्वायर प्लस हाफ k l प्लस x0 का होल स्क्वायर। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। सो k by 2 k by 2 k by 2 is gone, तो 9l स्क्वायर विल बी 5x0 स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 6l x0 स्क्वायर 8l स्क्वायर दैट विल बी 0।
सो 3x0 स्क्वायर प्लस LX0 -4L² इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस 4LX0 -3LX0 -4L², दैट विल बी 0। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 3x0 x0 कॉमन ले लो, 3x0 प्लस 4L माइनस 3L माइनस L x0 प्लस 4L, दैट विल बी 0। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, दैट इज x0 इक्वल्स टू L। तो अब अगर हम ध्यान दें, जो यहां पर ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन है, मीन पोजीशन में इस पर L/6 का इलोंगेशन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं, जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा दैट एम्पलीट्यूड विल बी L प्लस L/6, दैट विल बी सिंपली L/7। L plus L/6 that will be simply equals to L/7। तो L/7 के एम्पलीट्यूड में ये वाला मोशन होने वाला है। तो नाउ इफ आई ड्रॉ द फेजर, क्या लिख रहा हूं, सॉरी 7L/6, सॉरी क्या लिख दिया, 7L/6। तो ये वाला रेडियस जो है वो है मेरा 7L/6। अच्छा, मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर मैं ध्यान दूं तो ये मोशन चालू ही होगा। मीन पोजीशन जो है वो मेरा L/6 का इलोंगेटेड पोजीशन पर है, वो तो इस वाले का इलोंगेटेड पोजीशन पर है, बट वो पोजीशन तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में L/6 राइट पे हमारा ये चढ़ने वाला है। ठीक है, दिस इज माई L/6। ये पूरा फेजर हमारा ये कंप्लीट करेगा एंड फिर बाकी पार्ट जो है वो हमारा ट्रंकेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल को अगर मैं फाई बोलता हूं, साइन फाई सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1/7 अच्छा, मेरे पास यहां पे ओमेगा कितना आ जाएगा, दोनों स्प्रिंग हमारा पैरेलल पे है तो K इफेक्टिव हो जाएगा 6K। तो ओमेगा मेरे पास यहां पर हो जाएगा 6K/m। तो यहां पर जो मेरा टाइम लगेगा T2, दैट विल बी 2 इंटू ये वाला ओमेगा π/2 -5, so that is 2 cos inverse 1/7 divided by omega। ओमेगा का वैल्यू आई नो, 2 cos inverse 1/7 into √m/6K। ये मेरा हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट के लिए। तो जो मेरा टोटल टाइम पीरियड होगा T, वो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, √m/k पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 1/3 प्लस m/6K 2
cos inverse 1/7. So that is the total time period for the oscillatory motion. ठीक है, तो इस प्रोफाइल का काफी सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर करा दिया हूं। इन क्वेश्चन को 2-3 बार ढंग से देखो, समझो। ट्रंकेटेड एसएचएम में फेजर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट फेजर ये ट्रंकेटेड एसएचएम वाले क्वेश्चंस करना असंभव है, प्रैक्टिकली असंभव नहीं, असंभव है। तो ढंग से ये तरीका जो है वो हमें पता कर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ट्रंकेटेड एसएचएम वाला पार्ट हमारा समाप्त होता है। ओके।